नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम साझेदारी के परिचय से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो आज की क्लास में हम करेंगे। तो सारी क्लास है वो आप ज़रूर अटेंड करें, पूरा वीडियो देखें ताकि जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपके अच्छे से समझ में आ सके। आपके सामने सारे जो क्वेश्चन हैं वो विद आंसर लिखे हुए हैं, वो तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चनों को करेंगे। यदि आपके किसी प्रकार की कोई समस्या होती है प्रश्नों से संबंधित तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम। देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है, साझेदारी का जन्म कैसे होता है। तो साझेदारी का जन्म समझौते या अनुबंध के द्वारा होता है, यानी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को करने का आपस में समझौता या अनुबंध करते हैं तो हम ये मानते हैं कि साझेदारी का जन्म होता है। दूसरा प्रश्न है कि साझेदारी का पंजीयन ऐच्छिक है या अनिवार्य है। तो साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी का जो पंजीयन है वो ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। प्रश्न संख्या 3 कहता है साझेदारी के सदस्य क्या कहलाते हैं। तो साझेदारी के सदस्य जो साझेदारी में साझेदार बने हैं वो सदस्य कहलाते हैं, साझेदार पार्टनर्स कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है साझेदारी में साझेदारों का दायित्व कैसा होता है। तो साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। हमने कंपनी में पढ़ा है कि अंशदारी का दायित्व सीमित होता है, लेकिन साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, क्योंकि यदि साझेदारी में किसी प्रकार की कोई हानि होती है या कोई दायित्व उत्पन्न होता है तो वो साझेदारों को ही वहन करना होता है। इसलिए साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। प्रश्न संख्या 5 कहता है साझेदारी में न्यूनतम व अधिकतम सदस्य संख्या होती है। देखिए, किसी साझेदारी में न्यूनतम 2 सदस्य होने चाहिए और किसी साझेदारी में अधिकतम 50 सदस्य हो सकते हैं। आपको इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर साझेदारी का जो व्यवसाय है वो बैंकिंग व्यवसाय है तो उसमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। यानी जब व्यक्ति मिलकर कोई बैंकिंग व्यवसाय के लिए साझेदारी बनाते हैं तो उस बैंकिंग व्यवसाय के लिए साझेदारों की अधिकतम संख्या 10 हो सकती है, लेकिन यदि साझेदार मिलकर किसी व्यवसाय के लिए साझेदारी बनाते हैं तो उसमें अधिकतम 50 सदस्य हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है साझेदार संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज का क्या नियम है। देखिए, साझेदारों के मध्य जो अनुबंध या समझौता होता है उसी को हम क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं। अब साझेदारी संलेख में साझेदारी से संबंधित सभी बातों का उल्लेख होता है। जैसे अब इस प्रश्न में क्या लिखा गया है कि साझेदार संलेख के अभाव में आहरण पर ब्याज का क्या प्रावधान है। तो साझेदारी संलेख के अभाव में आहरण पर ब्याज का जो प्रावधान है, प्रश्न संख्या हम 7 करेंगे आपके सामने। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि साझेदार संलेख के अभाव में आहरण पर ब्याज का क्या प्रावधान है। देखिए, साझेदारी संलेख में स्पष्ट उल्लेख होने पर ही आहरण पर ब्याज लिया जाता है, वरना आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाता है। और यही बात पूंजी पर ब्याज के संबंध में लागू होती है कि अगर साझेदार संलेख में स्पष्ट उल्लेख है कि पूंजी पर ब्याज लिया जाना है और किस दर से लिया जाना है तो ही पूंजी पर ब्याज लेंगे, वरना पूंजी पर ब्याज नहीं लेंगे। प्रश्न संख्या 8 कहता है साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि बांटने का क्या प्रावधान है। तो साझेदारी संलेख के अभाव में जो साझेदार होते हैं वो लाभ हानि बराबर बांटेंगे या समान अनुपात में बांटेंगे। कब? जब उनके बीच में लाभ हानि बांटने के बारे में किसी प्रकार का कोई अनुबंध समझौता नहीं हो रखा है। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है साझेदारी संलेख के अभाव में ऋणों पर ब्याज का क्या नियम है। देखिए, साझेदारी संलेख के अभाव में जो साझेदारों के ऋण होते हैं उन ऋणों पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने साझेदारी संलेख के अभाव में 5 प्रावधान पढ़े। पहला प्रावधान क्या पढ़ा? पहला प्रावधान पढ़ा कि लाभ हानि बराबर बांटेंगे। कब? जब साझेदारी संलेख का अभाव हो। दूसरा, साझेदारों को वेतन बोनस कमीशन नहीं देंगे। तीसरा, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज भी नहीं देंगे। चौथा, साझेदारों से आहरण पर ब्याज नहीं लेंगे। और 5वां, साझेदारों को उनके ऋणों पर
6% वार्षिक दर से ब्याज देंगे। ये 5 प्रावधान कब लागू होते हैं? जब साझेदारों के मध्य साझेदारी संलेख का अभाव हो। ठीक है ना। अब प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 10 कहता है कि साझेदार संलेख के अभाव में वेतन, बोनस, कमीशन के भुगतान का क्या नियम है? अभी हमने बात की कि साझेदार संलेख के अभाव में वेतन, बोनस, कमीशन आदि का भुगतान नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या 11 कहता है साझेदारी संलेख हो सकता है। देखिए, साझेदार संलेख लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लेकिन भविष्य में होने वाले किसी भी विवाद से बचने के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है कि साझेदार संलेख कैसा हो? लिखित हो, क्योंकि लिखित समझौते को या लिखित संलेख को विवाद होने की स्थिति में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो साझेदार संलेख लिखित होना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बाकी संलेख लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 12 कहता है साझेदार के मध्य लिखित समझौता क्या कहलाता है? तो साझेदार के मध्य जो समझौता होता है उसे कहते हैं साझेदारी संलेख या साझेदारी विलेख भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। प्रश्न संख्या 13 कहता है साझेदारी व्यवसाय के सदस्य सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? तो आंसर है फर्म। देखिए, हमने देखा कि साझेदार होते हैं वो आपस में साझेदारी व्यवसाय की शुरुआत करते हैं, आपस में समझौता करते हैं, फिर व्यवसाय को शुरू करते हैं। तो व्यवसाय का जो सामूहिक रूप होगा उसे हम क्या कहेंगे? फर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? उस व्यवसाय को नाम देंगे फर्म। आगे प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है? तो इनको सारों को हम 1 बाय 1 कर रहे हैं, तो आप इनको देखते जाएं, नोट भी कर लें ताकि आप इनको आगे भी पढ़ सकें। तो प्रश्न संख्या 14 कहता है साझेदारों के मध्य फर्म का शुद्ध लाभ बांटने के लिए कौन सा खाता बनाया जाती है? देखिए, जो अंतिम खातों की हम बात करते हैं व्यवसाय में, तो व्यापार खाता बनता है, लाभ हानि खाता बनता है, बैलेंस शीट बनते हैं। लेकिन साझेदारी फर्म में क्या होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है उसमें जो भी लाभ और हानि निकलेगी है उस लाभ, शुद्ध लाभ या हानि को बांटने के लिए किसके मध्य? साझेदारों के मध्य बांटने के लिए क्या बनाया जाता है? लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। तो आपके समझ में आया कि लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाते हैं? साझेदारी फर्म के व्यवसाय में कमाए गए शुद्ध लाभ या हानि को साझेदारों के मध्य बांटने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। अगला प्रश्न है लाभ हानि नियोजन खाते की प्रकृति क्या है? तो देखिए, लाभ हानि नियोजन खाते की प्रकृति क्या होती है? नाम मात्र होती है। और वैसे आपको पता है कि कोई सा भी खाता हो जिसका उद्देश्य लाभ या हानि को निकाल कर उसको बांटना होता है, वे सारे खाते लाभ नाम मात्र प्रकृति के होते हैं। प्रश्न संख्या 16 कहता है पूंजी पर ब्याज किस पूंजी शेष पर दिया जाता है? देखिए, पूंजी पर ब्याज हमेशा प्रारंभिक पूंजी शेष पर दिया जाता है, क्योंकि यही पूंजी पूरे वर्ष भर व्यवसाय में रहती है। तो इसलिए पूंजी पर ब्याज प्रारंभिक पूंजी शेष पर दिया जाता है। यदि किसी प्रश्न में अंतिम पूंजी दी गई है तो हम अंतिम पूंजी से जो शुद्ध लाभ या हानि है, जो आहरण है, उनका समायोजन करने के बाद में प्रारंभिक पूंजी शेष निकालेंगे। तो अंतिम पूंजी में से शुद्ध लाभ है उनको तो घटा देंगे और आहरण है उनको जोड़ देंगे, तो जो पूंजी आएगी वो प्रारंभिक पूंजी आएगी और उस पर पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 17 कहता है कि पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए होता है। देखिए, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी पर फर्म साझेदारों को ब्याज देती है, तो फर्म के लिए जाहिर सी बात है कि क्या है? खर्चा है, वे है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या होता है? देखिए, जब साझेदार फर्म से कोई राशि अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकालता है वो आहरण होती है, और आहरण पर जो ब्याज लेती है फर्म, वो फर्म के लिए क्या होगी? आय होगी, इनकम होगी। इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लाभ हानि नियोजन खाते के जमा पक्ष में दिखाते हैं तथा पूंजी खाते के नाम पक्ष में दिखाते हैं।
प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 19 कहता है कि यदि फर्म में हानि हो तो पूंजी पर ब्याज किस अनुपात में बांटेंगे? यदि फर्म में लाभ नहीं हो रहा है, हानि हो रही है, तो पूंजी पर ब्याज के संबंध में क्या बात कही गई है कि हानि होने की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है? पूंजी पर ब्याज को पूंजी खाते के किस पक्ष में दर्शाते हैं? देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज को पूंजी खाते के जमा पक्ष में दर्शाया जाता है। प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 21 कहता है कि आहरण पर ब्याज को पूंजी खाते के किस पक्ष में दर्शाते हैं? तो अभी मैंने कहा था कि आहरण पर ब्याज को पूंजी खाते के नाम पक्ष में दर्शाते हैं, डेबिट पक्ष में दर्शाते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है? स्थिर पूंजी खाता विधि में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं? देखिए, पूंजी खाता बनाने की आपको पता है 2 विधियां हैं। पहली विधि है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि और दूसरी है स्थिर पूंजी खाता विधि। पहली विधि में सिर्फ एक ही खाता बनता है, साझेदार पूंजी खाता, और जिसमें पूंजी और अन्य सारे लेन देन लिखे जाते हैं। लेकिन स्थिर पूंजी खाता विधि में 2 खाते बनते हैं, एक साझेदार पूंजी खाता और एक साझेदार चालू खाता। साझेदार पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी को लिखा जाता है और साझेदार चालू खाते के अंतर्गत अन्य सारे लेन देन जैसे पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, किसी प्रकार के लाभ हानि का बंटवारा आदि सभी है वो चालू खाते में लिखे जाते हैं। तो इसमें पूछा कि स्थिर पूंजी खाता विधि में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं? तो 2 खाते खोले जाते हैं। कौन कौन से? साझेदार पूंजी खाता, साझेदार चालू खाता। प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 23 कहता है कि पूंजी खाते एवं चालू खाते की प्रकृति क्या होती है? तो पूंजी खाते और चालू खाते की प्रकृति व्यक्तिगत खाता की प्रकृति होती है। ठीक है ना, पर्सनल अकाउंट होता है। प्रश्न संख्या 24 कहता है कि साझेदारी का पंजीकरण किस अधिनियम के अंतर्गत होता है? तो हमने शुरू में बात की थी कि साझेदारी का पंजीकरण है वो ऐच्छिक है और किस अधिनियम के अंतर्गत? साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 25 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 25 कहता है कि यदि कोई साझेदार प्रत्येक महीने की प्रथम तारीख को पूरे 12 माह तक लगातार आहरण करता है तो कितने माह का ब्याज लगाएंगे? यदि देखिए कोई साझेदार प्रत्येक महीने की प्रथम तारीख को लगातार 12 महीने आहरण करता है तो उससे 6.5 माह का ब्याज लेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 26 कहता है यदि प्रत्येक महीने की अंतिम तारीख को लगातार पूरे वर्ष आहरण किया जाता है तो कितने माह का ब्याज? तो प्रथम तारीख को अगर आहरण होता है तो 6.5 माह का, और अंतिम तारीख को लगातार पूरे 12 महीने तक अंतिम तारीख को आहरण किया जाता है तो 5.5 माह का ब्याज साझेदार से लिया जाता है। प्रश्न संख्या 27 कहता है कि स्थिर पूंजी खाता विधि में पूंजी में परिवर्तन किन परिस्थितियों में हो सकता है? देखिए, हमने ऊपर बात की थी कि पूंजी खाता बनाने की कितनी विधियां हैं? 2 विधि। ठीक है, पहले परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, दूसरी स्थिर पूंजी खाता विधि। स्थिर पूंजी खाता विधि में 2 खाते बनते हैं, पहला साझेदार पूंजी खाता, दूसरा साझेदार चालू खाता। तो पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी को लिखा जाता है और इस पूंजी में परिवर्तन 2 ही परिस्थिति में हो सकता है। कब? जब या तो स्थायी आहरण करे साझेदार या अतिरिक्त पूंजी लगाएं। ये 2 ही कंडीशन होती है जब स्थिर पूंजी खाता विधि में पूंजी में परिवर्तन हो सकता है। प्रश्न संख्या 28 कहता है पूंजी पर ब्याज के लिए लाभ हानि नियोजन खाते में क्या प्रविष्टि होगी? देखिए, लाभ हानि नियोजन खाते के नाम पक्ष में पूंजी पर ब्याज को हम दिखाएंगे तो इसके लिए प्रविष्टि क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। प्रश्न संख्या 29 कहता है कि आहरण पर ब्याज के लिए लाभ हानि नियोजन खाते में क्या प्रविष्टि होगी? आहरण पर ब्याज को लाभ हानि नियोजन खाते के जमा पक्ष में दर्शाते हैं तो प्रविष्टि क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रश्न संख्या 30 कहता है लाभों व संचयों को साझेदार पूंजी खाते के किस पक्ष में लिखते हैं? तो लाभों को, संचयों को साझेदार पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखते हैं। किस पक्ष में लिखते हैं? जमा पक्ष में। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि साझेदार पूंजी खाते के जमा पक्ष में वे सारी मद आती है जो पूंजी में वृद्धि करती है।
किसमें? पूंजी में। जैसे पूंजी पर ब्याज हो गया, साझेदारों के वेतन, बोनस, कमीशन हो गए, किसी प्रकार का लाभ हो गया, जैसे पुनर्मूल्यांकन का लाभ हो गया, लाभ हानि नियोजन खाते का लाभ हो गया, लाभों को संचयों का वितरण हो गया। तो ऐसी कोई भी मध्य या अतिरिक्त पूंजी होगी जो पूंजी में वृद्धि करते हैं, उसे हम साझेदार पूंजी खाते के जमा पक्ष में दर्शाते हैं। तो नाम पक्ष में क्या आता है? जो पूंजी में कमी करती है, जैसे आहरण हो गया, आहरण पर ब्याज हो गया, किसी प्रकार की हानि हो गई, पुनर्मूल्यांकन की हानि, लाभ हानि नियोजन खाते की हानि, तो उनको नाम पक्ष में लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 31 कहता है आहरण को पूंजी खाते या चालू खाते के किस पक्ष में लिखता है? तो अभी हमने कहा कि आहरण हो चाहे आहरण का ब्याज हो, किस पक्ष में दिखाएंगे? नाम पक्ष में दिखाएंगे, चालू खाते या पूंजी खाते के नाम पक्ष में। प्रश्न संख्या 32 कहता है यदि प्रत्येक तिमाही की प्रथम तारीख की पूरे वर्ष आहरण करता है तो कितने माह का ब्याज लगेगा? देखिए, प्रत्येक तिमाही की प्रथम तारीख को पूरे वर्ष आहरण करता है, और आपको पता है कि एक महीने में कितनी तिमाही होगी? 4 तिमाही, तो 7.5 माह का ब्याज लगेगा। और यही प्रश्न अगर ऐसे दे दे प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख को आहरण करता है, कैसी अंतिम तारीख को, तो आपको पता होना चाहिए प्रथम तारीख को 7.5 माह का और अंतिम तारीख को आहरण करता है तो 5.5 माह का ब्याज, 4.5 माह का ब्याज लगेगा। कितने का? 4.5 माह। और ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर प्रथम तारीख को पूरे वर्ष नियमित आहरण करता है तो प्रथम तारीख को 6.5 माह का और अंतिम तारीख को करता है तो 5.5 माह का ब्याज लेंगे। लेकिन तिमाही वाले शर्त में क्या होता है कि प्रथम तारीख को, तिमाही की प्रथम तारीख को 7.5 माह का और प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख को 4.5 माह का ब्याज लेंगे। उसके बाद में प्रश्न संख्या 33 कहता है साझेदारी संलेख में क्या लिखा होता है? देखिए, साझेदारी संलेख में साझेदारी व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें एवं शर्तों का उल्लेख होता है जिनके आधार पर व्यवसाय का संचालन किया जाता है। अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो साझेदारी संलेख में लिखी गई शर्तों और बातों के आधार पर उसका निपटारा किया जाता है। तो देखिए, मुख्य बातें आपके सामने लिखी गई है कि भाई साझेदारी संलेख में क्या होता है। तो फर्म का नाम लिखा होता है, साझेदारों के नाम लिखे होते हैं, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी लिखी होती है कि किस साझेदार ने कितनी कितनी पूंजी लगाई है। उसके बाद में साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात के बारे में लिखा होता है। स्पष्ट उल्लेख होता है कि साझेदार द्वारा इस अनुपात में भविष्य में व्यवसाय के लाभ हानि का बंटवारा किया जाएगा। साझेदारों के वेतन, बोनस, कमीशन के बारे में स्पष्ट प्रावधान होगा कि किस साझेदार को कितना वेतन, बोनस, कमीशन किस दर से दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, सभी बातों का उल्लेख होता है। पूंजी पर ब्याज का भी स्पष्ट उल्लेख होता है कि पूंजी पर ब्याज देना या नहीं देना, पूंजी पर ब्याज देना तो कितनी प्रतिशत की दर से देना है, सभी बातों का उल्लेख होता है। आहरण पर ब्याज का प्रावधान भी होता है। यदि किस प्रकार की विवाद की स्थिति होती है तो निपटारा उसका किस प्रकार से किया जाएगा, आदि शर्तों का उल्लेख भी साझेदारी संलेख में किया जाता है, साझेदारी संलेख में लिखा होता है। और आपको मैंने ऊपर बता ही दिया था कि साझेदारी संलेख अगर नहीं हो या साझेदार संलेख का अभाव हो तो हमें 5 बातों का ध्यान रखना होता है। कौन कौन सी? लाभ हानि बराबर बांटनी है, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे, साझेदारों से आहरण पर ब्याज नहीं लेंगे, साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन भी नहीं देंगे और साझेदारों को उनके ऋणों पर 6% वार्षिक दर से ब्याज देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने साझेदारी के परिचय वाले चैप्टर से या साझेदारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज की क्लास में किए हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। यदि आपको समझ में है या वीडियो अच्छा लगे है तो आप यस लिख के कमेंट करके प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है या वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो आप नो लिख कर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि आपको और अच्छे से समझा के पढ़ाया जा सके। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में नया वीडियो नई टॉपिक पर लेके आएंगे और उसमें हम पढ़ेंगे। थैंक यू।